मुंह ध्वनि। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को समन जाने पर सेशंस में अर्जी दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने गुजरात सरकार और यूनिवर्सिटी को क्या कहा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ अहमदाबाद की निचली अदालत में दाखिल किए मानहानि केस में समन पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल की तरफ से सेशंस में दाखिल अर्जी में समन कई तरीके से गलत बताया गया। केजरीवाल के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अहमदाबाद के सिटी सिविल सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में खुद पर जुर्माना लगाने के खिलाफ भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को समन जाने पर सेशंस में अर्जी दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने गुजरात सरकार और यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशंस में समन के खिलाफ रिवीजन अर्जी लगाकर चुनौती दी है और कहा है कि समन के ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है। यूनिवर्सिटी ने जिन आधार पर मानहानि का केस किया वह मामला ही नहीं बनता है। गवाहों ने जो कहा है उसमें मानहानि जैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से दाखिल की रिवीजन अर्जी में कई और तकनीकी पहलुओं के जरिए मानहानि केस में समन पर सवाल खड़े किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। एसजी हाईवे के इस्कॉन ब्रिज पर कुल 9 लोगों की हत्या करने वाला तथ्य पटेल काफी समय से खतरों से खेल रहा था। अहमदाबाद पुलिस की सीसीटीवी फुटेज की मैपिंग सामने आई है और उसमें कई खुलासे हुए हैं। पुलिस खुद अचंभित है कि इतने उल्लंघन के बाद तथ्य पटेल पहले कैसे बच गया। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। एसजी हाईवे के इस्कॉन ब्रिज एक्सीडेंट में मुख्य आरोपी तथ्य पटेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अहमदाबाद पुलिस की जांच में सामने आया है कि 20 जुलाई की रात में जगुआर यूं ही 140 से ज्यादा स्पीड में नहीं थी। तथ्य पटेल अहमदाबाद की सड़कों पर पिछले 1 महीने से खतरों से खेल रहा था। इतना ही नहीं, वह शहर की सड़कों पर निर्धारित स्पीड की लिमिट को बार बार तोड़ रहा था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसकी थार SUV और जगुआर पुलिस के रडार को चकमा दे रही थी। इसके चलते वह स्पीड लिमिट का उल्लंघन करके सड़कों पर खतरों से खेल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसे महीने में 25 बार गति सीमा का उल्लंघन किया था। पुलिस को यह अहम जानकारी सीसीटीवी की जांच में मिली है। पुलिस ने तथ्य पटेल को हिस्ट्री स्पीडस्टर का टर्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि तथ्य पटेल अक्सर SG रोड, सिंधु भवन रोड, SP रिंग रोड और यहां तक कि शहर की आंतरिक सड़कों पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ा है। सरकार भी विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। इस बीच मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर अभी तक राज्यसभा और लोकसभा में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। मणिपुर पर क्यों नहीं हो रही बहस, 2 नियमों में फंसी सरकार और विपक्ष की लड़ाई, क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। मणिपुर में जारी हिंसा और महिलाओं के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना के मसले पर संसद में हंगामा हुआ। मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है और सदन नहीं चल पा रहा। इस बीच मंगलवार को राज्यसभा में सदन के नेता और विपक्ष के नेता में बहस हुई। पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बहस को लेकर आमने सामने आए। मणिपुर के मसले पर सरकार चर्चा की बात स्वीकार रही है, लेकिन पेच बहस के नियम को लेकर फंसा है। दरअसल विपक्ष चाहता है कि राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा हो। इस नियम में बहस का कोई तय नियम नहीं होता है और चर्चा घंटों तक खींच सकती है। साथ ही चर्चा के अंत में मतदान का भी ऑप्शन होता है। हालांकि सरकार इस मामले पर नियम 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है, जिसमें एक नियम समय के लिए चर्चा होती है और मतदान का प्रावधान नहीं होता। मणिपुर में 2 महीने से जारी हिंसा के बीच एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया
और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इस वीडियो के बाद काफी विवाद हुआ। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। बंगाल में ममता बनर्जी को इस बार लोकसभा चुनाव में झटका लग सकता है। ममता बनर्जी को क्या बंगाल की जनता देगी झटका? लोकसभा चुनाव में बीजेपी समेत पूरे एनडीए को सर्वे में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, देखते हैं रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। कई विपक्षी दलों के एक साथ आने से मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। ऐसा ही एक सर्वे में एक निजी रिपोर्ट में सामने आया। इस सर्वे में लोगों से कई सवाल पूछे गए। एक सवाल था कि कौन ममता बनर्जी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल की 40 लोकसभा सीटों पर बाजी मारेगा। इस सवाल के जवाब में जनता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सर्वे के अनुमान के मुताबिक 2019 के प्रदर्शन को दोहराती हुई दिख सकती है। उससे 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 20 से 22 सीटें मिल सकती है। ऐसे में हाल ही में पंचायत चुनाव में परचम लहराने वाले टीएमसी के लिए पोल में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। सर्वे के अनुमान के मुताबिक एनडीए देश भर में 285 से 225 सीटें तक जीत सकती है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। वहीं पूरे एनडीए की बात करें तो उनके खाते में 353 सीटें आई थी। इस बार विपक्ष का गठबंधन 111 से 149 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछली बार से बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे में नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी के बीच पानी का दबाव और बढ़ने से बाढ़ की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके चलते कब और कहां बारिश के गिरने का अनुमान है, देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना तो एनसीआर में हिंडन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पहले के मुकाबले नदियों का जलस्तर कम है, लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो मुसीबतें बढ़ा सकता है। हिडन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नोएडा, गाजियाबाद में नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया। नोएडा के हैबतपुर, चोटपुर, बहलोलपुर, छिजारसी, चकशाबैरी सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्रेटर नोएडा के 6 गांव हिडन की बाढ़ में चपेट में है। अभी तक 800 से 1000 लोगों को राहत केंद्र में शिफ्ट किया जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो नदियों में पानी का दबाव और बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो सकती है। आईएमडी के तहत नोएडा में पूरी जुलाई हल्की या तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। गाजियाबाद में भी 28 जुलाई तक अच्छी बारिश और अगले 3 दिन हल्की बारिश रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। उत्तराखंड में बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। लंबे चीड़ के पेड़ दरकते पहाड़ के साथ नीचे गिर रहे हैं, जिसके तहत बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। कैसी स्थिति है वहां पे, देखते हैं रिपोर्ट में। पहाड़ों पर बारिश के बीच उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का सितम देखने को मिल रहा है। बिगड़े मौसम से लगातार कई जगह लैंडस्लाइड हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। सड़क पर मलबे के चलते रास्ता बंद और यातायात प्रभावित है। चमोली पुलिस के मुताबिक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और पुरसारी के पास सड़क मलबे के कारण रास्ता बंद है। इस इलाके का एक वीडियो भी शेयर किया। बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। लंबे लंबे चीड़ के पेड़ दरकते पहाड़ के साथ नीचे जा रहे हैं। पेड़ के साथ लैंडस्लाइड का पूरा मलबा नीचे बह रही नदी में गिर रहा है। इस वजह से सड़क ही नहीं, नदी की धारा में भी रुकावट आ रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड में 300 से अधिक सड़कें बंद है। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों का असर तीर्थयात्रियों पर भी पड़ रहा है। तीर्थयात्रियों के वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। पिछले दिनों पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट GS TV।
हाल के वर्षों में खाने के तेल की कीमत में काफी तेजी आई, लेकिन कीमत कुछ भी हो, भारत में कुकिंग ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कमी के बावजूद भारत में कम क्यों नहीं हो रही है कीमतें, देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट में। भारत में खाने के तेल का व्यापक इस्तेमाल होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश में एडिबल ऑयल की कीमत में काफी तेजी आई है। साल 2021-22 में भारत में खाने वाले तेल की खपत 2% 98 करोड़ टन रही, जो एक दशक पहले के मुकाबले 60 लाख टन अधिक है। मई 2022 से मई 2023 के बीच इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड एडिबल ऑयल की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस अनुपात में देश में खाने के तेल की कीमत में कमी नहीं आई। जनवरी 2020 में क्रूड पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 41% 25% थी, जो जून में घटकर 5% 5% रह गई। क्रूड सोयाबीन और सनफ्लावर पर 2020 के अंत में इंपोर्ट ड्यूटी 38% 5% थी, जो जून 2023 में 5% 5% रह गई। लैटिन अमेरिका में उत्पादन में कमी, कोविड के कारण लेबर की शॉर्टेज और यूक्रेन युद्ध के कारण वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज की मुश्किलें बढ़ी है। उदाहरण के लिए मई 2019 में आरबीडी पामोलिन की कीमत 38,000 रूपए प्रति टन थी, जो मई 2022 में 137,000 रूपए पहुंच गई, लेकिन इसके बाद इसमें भारी गिरावट आई। मई 2022 के बाद इसकी कीमत में 44% गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।